हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और यहाँ पर आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर, टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना? लास्ट सेशन में हमने न्यूमेरिकल्स की बात की थी, कुछ लास्ट ईयर के न्यूमेरिकल हम लोग लेकर चले थे, और आज हम सिर्फ क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उन पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द सेल रिएक्शन इज। यहाँ पर सेल रिएक्शन आपको दी गई है, यानी सेल अभिक्रिया दी गई है, और आपको बताना है कि कौन सा गैल्वेनिक सेल ये होगा, उसका आपको निर्धारण करना है। ठीक है ना? चलिए, प्रश्न लिखिए। निम्नलिखित सेल अभिक्रिया वाले सेल को, या जो आपने गैल्वेनिक सेल को निरूपित कीजिए। ठीक, चलिए। तो किस प्रकार से करेंगे आप? जैसे कि आपको सेल रिएक्शन यहाँ पर दी गई है। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉनों का दान करके, कॉपर आपका क्या कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर रही है यहाँ पर, और 2 इलेक्ट्रॉन का दान करके क्या बना रही है, आपका Cu2 पॉजिटिव बना रही है। ठीक है ना? इस प्रकार से ये हो रहा है। अब जो उसने वो 2 इलेक्ट्रॉनों का दान किया, वो कौन ले रहा है? वो सिल्वर के 2 मॉलिक्यूल पर आपका जा रहा है। ठीक है ना? जिस पर Ag पॉजिटिव था, है ना, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, तो इसने वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और क्या बनाया, 2Ag यहाँ पर बना। ठीक है? तो दो अभिक्रियाएं हो रही है। देखो, जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का दान हो रहा है, वो अभिक्रिया किस पर चल रही है आपकी? वो चल रही है आपकी एनोड पर, यानी कि एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। 2 इलेक्ट्रोड होती है आपकी, तो यहाँ पर एनोड की हम लोग बात करते हैं। ये एनोड पर हो रही है, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एनोड से आपका कैथोड की ओर चल रहे हैं ना, ये तो कैथोड पर आपका इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, जो कि सिल्वर की यहाँ पर बनी हुई है। तो कैथोड पर आपका ये हो रहा है। और अब सेल सेल आपने निरूपित करना है, तो सेल का निरूपण इस प्रकार से होगा आपका। ठीक है? कॉपर जो सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड कॉपर थी, उसने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके इस प्रकार से एक्वस में वो आ गई है। और इसके अलावा Ag पॉजिटिव जो एक्वस का था, ठीक है, उसने अब क्या बना लिया है, सॉलिड Ag बना लिया है, क्योंकि उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए। ठीक है? तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ठीक है ना? सेल का निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव आपका क्या होता है? आप लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या। ठीक है? इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है, इलेक्ट्रोड क्या है, एक एनोड है, एक कैथोड है। ठीक है? फिर आप उन दोनों के विभव का अंतर निकालते थे, जिसको आपका क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभवांतर, जिसे आप कहते हैं सेल विभव के नाम से फिर आप उसको पढ़ते हैं। मानक सेल इलेक्ट्रोड विभव की बात आप लोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग तरह से इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपका इलेक्ट्रोड एवं विद्युत अपघट्य के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसको आप जनरली इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपीयर्स एट द इंटरफेस बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ चार्ज स्पीशीज अक्रॉस द इंटरफेस। ठीक है ना? तो इसी की बात की जा रही है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज आपका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसी को आपने इलेक्ट्रोड विभव का नाम दिया। ठीक है? धातु व धातु आयन के मध्य, धातु से धातु आयन बनेगा। ठीक है? या तो वो उसको ग्रहण करेगा या त्यागेगा। ठीक है? आयन के विलयन के मध्य लिखेंगे। ठीक है? आयन के का जो वहां पर विलयन बना, इसके मध्य
उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। इसके अतिरिक्त क्या कहा जा रहा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपीयर एट द इंटरफेस बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ चार्ज स्पीशीज। ठीक है ना, आवेश की जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, चार्ज जितना स्थानांतरित हो रहा है उसके कारण जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है दोनों के मध्य, उसी को आपका इलेक्ट्रॉन विभव कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो एक और तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट्य के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, किसके कारण? आवेश स्थानांतरण के कारण। ठीक है, जिसे इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, दूसरे इलेक्ट्रोडों का जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन विभव की गणना करते हैं, वो कौन सी इलेक्ट्रोड के द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो आप पढ़ते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी जिसे कहा जाता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है? यूज एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of other electrode, its electrode potential is assumed as zero. The electrode potential of any electrode as measured with respect to a standard hydrogen electrode is known as its स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। ठीक है ना, यानी कि क्या कहा जा रहा है, अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉड का इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? मानक इलेक्ट्रॉन विभव का, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड का यूज करेंगे। और उसी के रेफरेंस में हम जिसकी हम बात कर रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हम फिर दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है ना, इस इलेक्ट्रोड का उपयोग करके इलेक्ट्रोड का किसी या इलेक्ट्रोडों का लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करके किसी भी इलेक्ट्रोड, चाहे वो कैथोड हो, इलेक्ट्रोड जो कि आपकी कैथोड हो सकती है, या फिर अथवा
एनोड भी हो सकती है, ठीक है ना, का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है, ठीक है। And its electrode potential is assumed as zero. The electrode potential of any electrode as measured with respect to a standard hydrogen electrode is known as its standard electrode potential, ठीक है ना। इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या कहा कि इसका यूज करेंगे, किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका उपयोग किया जाएगा, और उसका उपयोग करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड का, चाहे वो कैथोड है, एनोड है, कोई भी इलेक्ट्रोड है, उसका हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। बेसिकली आप जब किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, अगर आपके पास एक ही इलेक्ट्रोड है, अर्ध सेल की बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड होगी, तो एक इलेक्ट्रोड का आपको कैसे पता चलेगा विभव कैसा है, कितना है, तो आप क्या करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष आपको एक और इलेक्ट्रोड चाहिए, तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, ठीक है ना। उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके हम लोग दूसरी जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मानेंगे, 0 रखेंगे, तब उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का पोटेंशियल निकालेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर अ सेल गिवन बिलो, और यहाँ पर आपको सेल दिया गया है, राइट द रिएक्शन दैट अकर एट एनोड एंड कैथोड, ठीक है ना। तो आपको पता है यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आप कैथोड पे बात करें तो कैथोड पे क्या होगा, आपका कोई भी जो कैथोड पे यानी उस वाली इलेक्ट्रोड पे जो अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है कि कोई आपका आयन है जो कि इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा होगा, ठीक है ना। और जब भी आप एनोड की बात करते हैं, एनोड पे आपका क्या दिख रहा होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा होता है, यानी कि एक एटम इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा होगा वहां पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो दिस रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द टू इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रोड पर आपकी अभिक्रिया होती है, जिससे मैंने आपको बताया, एक कैथोड पर होगी, दूसरा एनोड पर होगी। एनोड पर क्या होगा, होगा आपका एटम जो है, कोई भी या धातु जो है वो इलेक्ट्रॉनों का दान करके धनायन बना रही होगी, ठीक है ना। और जो आपका एनोड कैथोड है, कैथोड पर क्या करेगा, वो ही जो धातु का आयन है या फिर जो भी आपकी कोई अधातु है जो भी है, वो उसका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और क्या बना रही होगी, आपका एक सॉलिड में कन्वर्ट हो रही होगी। ओके, देन यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर क्या होगा, यहाँ पर एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ये वाली अभिक्रिया होगी, कॉपर दो इलेक्ट्रॉनों का दान करके क्या बना रहा है, Cu2 पॉजिटिव बना रहा है, ठीक है ना। आपका कॉपर जो है वो दो इलेक्ट्रॉनों का दान करके Cu2 पॉजिटिव बना रहा है, दो इलेक्ट्रॉन उसका निकाल दिए, ठीक है। अब वो दो इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर रहा है, यहाँ पर Cl ग्रहण कर रहा है, तो Cl का एक एटम आपका एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो टोटल हो जाएंगे दो एनो, दो आपके एटम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कैथोड पर क्या होगा, आपका कैथोड पर होगा जो Cl निगेटिव है, आपका Cl वो क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है और आपका क्या बना रहा है, 2Cl नेगेटिव बना रहा है। तो इस प्रकार से आपका हो रहा है, एक कैथोड पे चल रही है आपकी, दूसरा आपकी किस पर चलेगी, एनोड पर चलेगी। ओके, define the terms specific conductance, molar conductance and equivalent conductance, derive the relationship between molar conductance and equivalent conductance। ओके, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, आपको बताना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, और रिलेशनशिप बताना है मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज टर्म्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 cm³ ऑफ अ कंडक्टर। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कापा। कापा इज इक्वल टू होता है 1/ρ, जहां पर आप ये 1/ρ ले रहे हैं तो कापा की वैल्यू हो जाती है L/A/C। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिविटी। ओके, तो हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जब भी बात करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब क्या हो गया, आपका विशिष्ट चालकत्व, ठीक है। जिसे
कापा से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है ना। विशिष्ट चालकत्व कहाँ से आया, हम लोग चलते हैं प्रतिरोध से, ठीक है ना। प्रतिरोध हम बोलते हैं कि प्रतिरोध जो आर होता है वो आपका प्रोपोर्शनल टू होता है एल बाई ए के, ठीक है ना। जहां एल अपॉन ए के, जहां पर हम क्या बोलते हैं एल जो है वो उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाती है, लंबाई हो जाती है, और ए क्या हो जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। यानी ये क्या हो गई, ये लंबाई हो गई एल जो भी कंडक्टर है उसकी, और ए क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। यहां से फिर हम जब ये वाला आपका साइन हटाते हैं तो क्या हो जाता है, रो एल बाई ए आ जाता है आपका, ठीक है ना। तो रो आपका यहाँ बताता है चालकत्व को, ठीक है ना। रो क्या बताता है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध को, प्रतिरोधकता को बताता है रो, ठीक है ना। चालकत्व को नहीं, क्या किसको बताता है, प्रतिरोधकता, ठीक है, जिसको आप विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। फिर जो ये आर है आपका, आर क्या है, ये तो प्रतिरोधकता हो गया, आर आपका क्या है, आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम G इज इक्वल टू 1/r, ठीक है। अब यहां से आप किसकी वैल्यू ले लेंगे, आर की वैल्यू लेंगे इक्वेशन 1। तो आर की वैल्यू क्या है, रो एल बाई ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए अपॉन रो एल, ये हो जाएगा, ठीक है। देन ए बाई एल तो आपका हो गया, रो क्या है आपका, रो क्या निकाला था हमने यहाँ पर, प्रतिरोधकता निकाला था। तो 1 अपॉन रो की वैल्यू होती है कापा, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, इज इक्वल टू कापा ए बाय एल, जहां पर 1 अपॉन रो है आपका क्या, कापा, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या था आपका, प्रतिरोधकता, जिसे आप कह रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध रो, ठीक है, इस टर्म्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसके रेसिप्रोकल को क्या कहा जा रहा है, विशिष्ट चालकत्व कहा जा रहा है, ठीक है। कहां से चले थे हम लोग, देखो हमने बात की किसी भी चालक तार की, एक चालक तार है उसमें कुछ ना कुछ उसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी, आप कंडक्टिविटी की बात करते हैं, कंडक्टेंस की बात करते हैं, यानी कुछ ना कुछ उसकी क्या है, यहाँ पर हम चालकता की बात कर रहे हैं। तो जब चालन हो रहा है किसी तार में तो उसके विपरीत प्रतिरोध की बात करते हैं, जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है आपके चालन के मार्ग में, ठीक है। तो वो प्रतिरोध क्या हो गया आपका, लंबाई बटे हमने क्या बोला, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया, और वहां पर एक रो आया, ठीक है ना, एक स्थिरांक आया जिसको हमने क्या बोला कि वो प्रतिरोधकता होगा। अब प्रतिरोधकता की बात हमने की, इस प्रतिरोधकता का जो प्रतिलोम होगा उसको आपका क्या कहा जाएगा, यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाएगा, यानी कि विशिष्ट चालकत्व कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये जो आपको दो है, एक मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एंड रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये आपको होमवर्क में करना है। और इम्पोर्टेंट इक्वेशन की बात कर लेंगे हम लोग, जो कि आपकी है नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। एक हमने मानी थी एनोड और दूसरी हमने क्या मानी थी, कैथोड मानी थी, ठीक है ना। क्या हो रहा था, एनोड से आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा था कहाँ, कैथोड पे जा रहा था, ठीक है ना। जहां जिस तरफ को इलेक्ट्रॉन का आपका क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक उसके विपरीत क्या हो जाता है आपका, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। इस प्रकार से हम मान रहे थे। अगर आप किसी भी, जैसे आपने जिंक की बात की थी, तो जिंक क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा था। सेम वहीं पर आपने क्या बोला कि वो कॉपर क्या है, उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा था, ठीक है ना। जब आप एक सेल को लेकर के चल रहे हैं, एनोड कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड मिल करके एक सेल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में जो विभव का अंतर होगा, इनका कुछ ना कुछ आपने बोला इलेक्ट्रोड विभव होगा, इन दोनों के विभव का अंतर, ठीक है ना, जिसे आप क्या कह रहे हो, विभवांतर भी आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं कि विभवांतर जिसे आप कह रहे हैं, ठीक है ना, वो विभवांतर क्या होगा, सेल विभव कहलाएगा। सेल ई सेल है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से दोनों के विभवांतर को हमने क्या मान लिया, सेल विभव मान लिया, जिसको ई सेल से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। सपोज Zn, अगर ये जिंक है यहाँ पर, और जिंक क्या कर रहा है, जिंक आपका कर रहा है n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का दान, ठीक है ना। n मोल है आपके पास इलेक्ट्रॉन के,
आप बोल रहे हो कि उतने n मोल का वो दान कर रहा है जिंक, तो n मोल का मतलब क्या है? n मोल से आप क्या समझते हैं? जिंक n मोल इलेक्ट्रॉन का दान करता है, ठीक है ना। आपको पता है, यानी उसने टोटल कितना आवेश दिया होगा। अगर हम आवेश में बात करते हैं तो आवेश कितना गया होगा? एक इलेक्ट्रॉन का आपको आवेश यहाँ पर पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना, इतना है। अब n मोल का आपने निकालना है कि n मोल का कितना होगा, तो एक मोल बराबर क्या हो जाता है? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू इतना। एक मोल में इतने कणों की आप बात करते हैं, तो आपका n मोल में कितना आवेश हो जाएगा? n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा? 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है। इतना आवेश उन n मोल इलेक्ट्रॉन पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका 96485 के इक्वल आता है, इज इक्वल टू 96485, और आप अप्रोक्स मान लेते हैं 96500 फेराडे, ठीक है ना। ये आपने किसके बारे में बात की? ये आपने आवेश के बारे में बात की कि उस जिंक ने क्या किया है? n मोल जो इलेक्ट्रॉन दान करे हैं, इसका मतलब है कि इतना आवेश जिंक से ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना। अभी तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात कर रहे थे, वहां पर आपने बोला कि इतना जो आवेश है वो ट्रांसफर हुआ है। अब आवेश ट्रांसफर हुआ है वहां पर, तो एक फेराडे का अर्थ क्या होगा? एक फेराडे के बराबर, या इतना आपका आवेश गया है, तो आवेश आप कूलम में बताएंगे। इतना आवेश हमने देखो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश की बात की, फिर हमने किसकी बात की? हमने n मोल इलेक्ट्रॉन पर बात की। जैसे आप बोलते हैं ना, आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि एक पैकेट में इतनी चीजें हैं, तो 4 पैकेट में कितनी होंगी, फिर 4 से आप उसको मल्टीप्लाई करने। बोला एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश है, तो n मोल इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होगा? तो n मोल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉन में उस एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना आ गया? इतना आवेश आ गया, जो कि आपके कूलम में बता दिया, ठीक है ना। देन अब हम लोग बात करते हैं एक फेराडे की। तो एक फेराडे का अर्थ है एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा nf, ठीक है ना। एक फेराडे का अर्थ क्या है? 1f का मतलब है आपका एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है ना। तो n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो जाएगा? एक एफ है आपका, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो जाएगा? n इंटू 1f, यानी nf हो जाएगा। अब क्या होगा? अब जब चार्ज को भेजा जा रहा है, ठीक है ना, तो भेजने में कुछ ना कुछ कार्य होगा, तो कार्य कितना कार्य होगा, उस कार्य की आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एनोड से कैथोड पर आवेश जाने पर जितना कार्य हो रहा है, या आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भेजने पर, ठीक है, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन भेजने पर किया गया कार्य, ठीक है। तो यहां पर आप लिख देंगे कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर, ठीक है। विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश, तो कार्य बराबर क्या हो गया? आवेश गुणा विभव। अब ध्यान दीजिए, किस किस चीज की बात की थी? एक यहाँ हमने ई सेल की बात की थी, ये ई सेल जो सेल का विभव था, विभवांतर था, सेल विभव विभवांतर, दोनों के बीच विभवांतर जो था वो ई सेल था। तो यहाँ हमें क्या चाहिए? विभवांतर चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए? आवेश चाहिए। तो आवेश हमने कितना निकाला? आवेश हमने बोला कि यहाँ पर NF जो है वो हम भेज रहे हैं, n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो गया? NF हो गया। तो आपने क्या कर दिया? NF
इंटू ई सेल। ठीक है, इतना आपका क्या हो गया, कार्य हो गया, NF इंटू ई सेल के बराबर। और हम लोग जानते हैं, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो अभी तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ की पहले पढ़ा दिया गया है। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस NF ई सेल होता है, ठीक है ना, ये होता है डेल्टा जी। डेल्टा जी जहां आप क्या बोलते हैं बच्चे कि गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन है, ठीक है ना। ओके, और ई सेल आपका क्या है, ई सेल बराबर है किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन पर सेल विभव। ठीक है, क्लियर। क्या क्या बात हुई अभी तक। सबसे पहले हमने बोला जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का दान किया उसने। हमने बोला इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वही हम n मोल इलेक्ट्रॉन पर बता रहे हैं। फिर हमने एक फेराडे की बात की, एक फेराडे है आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो n इलेक्ट्रॉनों पर, n मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना हो जाएगा, NF हो जाएगा। देन आपने बोला कि हम कार्य की बात करते हैं कि जब हम आवेश कहीं भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को भेज रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा। तो कार्य बराबर क्या हो गया, आवेश गुणा विभवांतर। आवेश आपने कितना भेजा, NF भेजा था, और विभवांतर क्या था आपका, ई सेल। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर हमने क्या बोला, NF ई सेल हमारा आ गया, और डेल्टा जी भी तो यही होता है, माइनस NF ई सेल होता है, जहां पर डेल्टा जी है आपका गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, और ई सेल क्या है, किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन पर आपका सेल विभव। ठीक है, यानी कोई मानक परिस्थिति नहीं है वहां पर। तो अगर हम मानक परिस्थितियों की बात करते हैं, मानक परिस्थिति में, अब मानक परिस्थिति क्या है, स्टैंडर्ड जो आप कंडीशंस बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में आपका क्या हो जाता है, एसटीपी भी बोलते हैं, एसटीपी पर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, जहां पर आप प्रेशर की बात करेंगे 1 एटीएम, टेम्परेचर की बात करेंगे 298 केल्विन, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन 1 m। ठीक है, ये आपकी मानक परिस्थितियां हो गई। इसके अतिरिक्त जब आप मानक परिस्थितियों की बात कर रहे हैं तो वहां पर गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन होगा, वो क्या हो जाएगा, मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि अब हम किसकी बात करेंगे, डेल्टा जी नॉट की बात करेंगे। ठीक है ना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस NF। अब ई सेल नहीं रहेगा आपका, अब क्या हो जाएगा, मानक सेल विभव की बात करेंगे, यानी ई नॉट सेल की हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, तो अब ई नॉट सेल क्या है, अब ई नॉट सेल आपका हो जाएगा किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर पर सेल विभव नहीं, बल्कि मानक परिस्थितियों पर जो सेल विभव होगा वो। ठीक है ना, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू मानक सेल विभव, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट। ओके, चलिए अब ई सेल इज इक्वल टू क्या कहा था आपने, किससे किसको माइनस करेंगे हम, ई कैथोड से ई एनोड को माइनस कर लेते हैं, माइनस ई एनोड, यानी कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव से अगर हम एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को माइनस करेंगे तो वो ई सेल आ जाएगा हमारा। अब ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है ना, ई नॉट राइट टू ई माइनस ई नॉट लेफ्ट भी आप करते हैं, दाया और बाया। ठीक है, दाई साइड आप कैथोड को मानते हैं, बाई साइड आप क्या किसको मानते हैं, अपने एनोड को मानते हैं। ओके, तो बच्चों इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है ना, तब तक आप क्या करेंगे, इस नस्ट इक्वेशन की पूरी आप प्रिपरेशन करके लाएंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे घर से कि कैसे हम लोग नस्ट इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं। अभी तो हम फर्स्ट स्टेप में पहुंचे हैं नस्ट इक्वेशन के, अभी इसका पूरा डेरिवेशन होना है कि कैसे हम लोग नस्ट इक्वेशन तक पहुंचते हैं, लास्ट में जो आपकी नस्ट की इक्वेशन आती है
तो मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी क्वेश्चन आज कराए आप लोगों को समझ में आए होंगे किस प्रकार से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। और नॉस्ट इक्वेशन से एक तो आपका सेल वाला क्वेश्चन आता ही आता है, सेल का निरूपण कीजिए या सेल अभिक्रिया लिखिए, किसी भी जो भी सेल है उस सेल आपको बता दिया जाएगा, उसके लिए आपको अभिक्रिया निकालनी है। इसके अलावा न्यूमेरिकल आपके बनते हैं जहां पर E0 सेल निकालना होता है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे, जो मैंने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं। आने वाले सेशन में हम इस नस्ट की इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे और बाकी कुछ और न्यूमेरिकल्स पर और क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।